हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन की। मैंने आपको जैसा कि लाइव क्लासेस में बताया था, ये दो तरह के होते हैं। एक लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, एक लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। पर हम इन दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, हम एक साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन की। तो सबसे पहला लॉ क्या है? सबसे पहला लॉ है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, ध्यान रखना ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज मोशन, हमेशा ही मोशन को अपोज करेगा। सेकंड लॉ देखते हैं। देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपोज करेगा, पर काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कर सकता है? सपोर्ट भी कर सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन भी सपोर्ट कर सकता है, ठीक है ना। दूसरा लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ कहता है कि फ्रिक्शन नेवर डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड लॉ देखते हैं एक बार। थर्ड लॉ कहता है फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके कांस्टेंट आ जाएगा म्यू इनटू में एन, और ये जो आपका कांस्टेंट है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अगला लॉ देखते हैं, फोर्थ वन लॉ कहता है फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का जो भी नेचर है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए बेटा, पहला लॉ कह रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज मोशन, मोशन को अपोज करेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन नेवर डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, तो फ्रिक्शनल फोर्स बराबर है म्यू इनटू में एन, वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके कांस्टेंट लगा दिया। एंड फोर्थ है फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसको समझने के लिए देखिए, हम एक छोटा सा सेटअप क्रिएट कर लेते हैं। ये मान लो कोई टेबल है, और इस टेबल के ऊपर यहाँ पर मान लो मैंने कोई पुली बांध दी है, ठीक है ना। अब क्या है मेरे पास में, यहाँ पर एक पुली है मान लीजिए, ओके, ये रही। ये एक पेन है, ये एक ब्लॉक है। अब लेट अस सपोज इस ब्लॉक का मास है m। मुझे इस ब्लॉक को आगे लेकर के जाने के लिए मान लीजिए इस पेन में 2m का मास रखना पड़ गया। अब मान लो इस ब्लॉक की लेंथ है l और ब्रेड्थ है b। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, सेम मटेरियल का ब्लॉक लिया, पर इस बार उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को डबल कर दिया, लेकिन मैंने मास को क्या रखा, सेम रखा। मैंने देखा कि जब मैं इस ब्लॉक को रिप्लेस करता हूँ इससे, नए वाले से, तो पेन में सेम अमाउंट का मास रखते ही ये ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट हो जाता है। इसका मतलब है अगर मैं एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ाता हूँ तो मेरे फ्रिक्शनल फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक को आगे मोशन ऑन करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ को ओवरकम करना है, और वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। 2m रखने के बाद भी मेरे फ्रिक्शनल फोर्स पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये ब्लॉक आगे की तरफ हो गया एक्सेलरेट। अब देखिए ज़रा आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमारा ये सेकंड जो लॉ है वो प्रूव हो गया कि ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। अब हमने क्या किया, इस बार नॉर्मल रिएक्शन के लिए देखते हैं ज़रा। इसका वेट mg नीचे होगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगी। अगर मैं इस ब्लॉक का मास डबल कर दूं तो 2mg नीचे होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगी। तो मैंने देखा मास डबल करते ही यहाँ पर मुझे जो मास रखना पड़ा वो भी बढ़ाना पड़ गया इसको आगे लेकर आने के लिए। इसका मतलब है जैसे ही मेरी नॉर्मल रिएक्शन बढ़ी, वैसे ही मेरा फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो गया, बढ़ गया।
इसका मतलब है दोनों के दोनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या हो गया, थर्ड लॉ भी प्रूव हो गया। फोर्थ लॉ में मैंने क्या किया, एक बार यहाँ पर वुड का मटेरियल ले लिया, मान लो ये वुड का था, अगली बार यहाँ पर आयरन का ले लिया या मान लो स्टील का ले लिया, तो मैंने देखा इन सब के केस में भी मुझे अलग अलग फ्रिक्शनल फोर्स मिल रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन को जरा एक बार स्टेटमेंट पढ़ दूँ मैं तुम्हारे लिए, फिर मैं समझाता हूँ। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में भी डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। चलो जरा समझते हैं इसको कि यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है। मान लो मेरे पास में ये कोई एक ब्लॉक है, मास m का है, ठीक है ना, और ये मान लीजिए अपने पास में कोई रेफरेंस हो गया। अब ये ब्लॉक है मास m का, तो mg हो गया नीचे और नॉर्मल रिएक्शन हो गया ऊपर, ठीक है ना। फ्रिक्शनल फोर्स मेरा जो होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब देखते हैं, चलो जरा, नॉर्मल रिएक्शन मेरा ऊपर है, फ्रिक्शनल फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं आएगा, ये मान लो इनका रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब डेफिनेशन क्या कह रही है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के रिजल्टेंट ने नॉर्मल रिएक्शन के ही साथ, इस नॉर्मल रिएक्शन के ही साथ जो भी एंगल बनाया है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, रिप्रेजेंटेड बाय थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मिक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो एंगल जो रिजल्टेंट ने बनाया, किस के रिजल्टेंट ने, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के रिजल्टेंट ने, किसके साथ, नॉर्मल रिएक्शन के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एंगल ऑफ रिपोज। इट मे बी डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल के साथ मिनिमम एंगल, सच दैट ए बॉडी प्लेस्ड ऑन द प्लेन जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। कुछ ऐसे, मान लो मेरे पास में यहाँ पर एक बॉडी रख दी और ये यहाँ रेस्ट पर है। अब मैंने क्या किया, इस प्लेन के एंगल को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, इस एंगल को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इस एंगल को इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया, मान लीजिए कुछ टाइम के बाद में ये यहाँ पहुँच गया प्लेन मेरा किसी एंगल पर, और जैसे ये यहाँ पहुँचा, इसके ऊपर रखी हुई बॉडी ने जस्ट स्लाइड डाउन होना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो एंगल है वो मिनिमम एंगल इंक्लिनेशन का हॉरिजॉन्टल के साथ, जिसके ऊपर अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं इसको, अल्फ़ा से, तो वो मिनिमम एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ जिसके ऊपर रखी हुई बॉडी ने जस्ट मोशन स्टार्ट किया, स्लाइड डाउन करना स्टार्ट किया, उसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं कि ये मेरा एंगल ऑफ रिपोज। अब देखो, अगर एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालें। अब ये mg नीचे हो जाएगा, इस तरफ क्या आ जाएगा, mg कोस थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन होगी n, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा ये। अब जस्ट मोशन स्टार्ट करेगी तो mg साइन थीटा मेरा फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए, तभी मोशन स्टार्ट होगा। तो mg साइन थीटा मेरा बराबर हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगी, mg कोस थीटा के। तो mg साइन थीटा बराबर है म्यू इंटू में mg कोस थीटा, थीटा लिया तो अगर अल्फ़ा लिया तो अल्फ़ा ले लेंगे, mg से मेरा mg कट गया, तो म्यू इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या आ गया, टेंजेंट थीटा। और मैंने तो इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू क्या माना है, अल्फ़ा, तो यहाँ से मेरे पास में म्यू की वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट अल्फ़ा। तो ये है रिलेशन, ये अल्फ़ा एंगल ऑफ रिपोज, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये रिलेशन आ जाएगा बेटा, फिर से देख लो, मिनिमम एंगल इंक्लिनेशन का हॉरिजॉन्टल के साथ जिसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक स्लाइड डाउन करना स्टार्ट कर दे, दैट इज़ नोन एज एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, यहाँ से भी ध्यान रख सकते। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।